तो बेटा जो आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। अगर हम इसका वेटेज देखें तो चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, बल्कि जो 3 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया गया है। तो यहां पर जो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री है, देखिएगा मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, यहां पर आप पूरा लिखिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20 मार्क्स की ली गई है, और लास्ट में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो भी 25 मार्क्स की ली गई है। तो टोटल जो थ्योरी बन जाती है वो कितने मार्क्स की बनती है? 70 मार्क्स। इसके बाद क्या होता है? 30 मार्क्स का आपका क्या होता है? प्रैक्टिकल, और कुल मिला के ये कितने बन जाते हैं? 100, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब हम अगर बात करें सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स को रखा गया है, 5 यूनिट्स हैं इसमें। इसमें बेटा 5 यूनिट्स रखी गई हैं, 5 चैप्टर्स को रखा गया है। देखो, पहला चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट, ध्यान देना, जो हम शुरू करेंगे आज। दूसरा होता है सॉल्यूशन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ है केमिकल काइनेटिक्स, और फिफ्थ है सरफेस केमिस्ट्री। तो ये 5 चैप्टर्स आते हैं यहाँ पे। अगर हम 25 मार्क्स के 5 चैप्टर्स देखें और इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 5 मार्क्स ऑफ ईच, है ना, ऐसा कुछ बनता है। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि 5 नंबर का ही होगा, हो सकता है कोई कम का हो जाए और हो सकता है कोई ज़्यादा का हो जाए। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर है तो हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा नंबर का हो जाए, और सरफेस केमिस्ट्री कुछ छोटा हो जाए, कम मार्क्स का हो जाए, या केमिकल काइनेटिक्स कम मार्क्स का हो जाए। ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से। हालांकि इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि पढ़ना तो हम लोगों को सारा ही है ना, सारा ही पढ़ना है। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर। पहला डालेंगे हेडिंग चैप्टर। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। देखो बेटा, हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर के नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर हमें सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर के नाम से क्लियर है कि यहां पर हमें किसके बारे में पढ़ना है? सॉलिड्स के बारे में। लेकिन जो सॉलिड्स की बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड्स में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होते हैं। लिक्विड्स में वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, लेकिन जो शेप होती है वो कंटेनर की शेप के बराबर ही हो जाती है, ऐसे करके। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पार्टिकल्स सॉलिड्स में बहुत पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी है। यहाँ पर हम जो चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स से करेंगे। मतलब हम सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होगा वो ये होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, भाई कोई भी सब्सटेंस ले लो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो होंगे ही। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो अरेंजमेंट रेगुलर है या इररेगुलर है, इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर अरेंजमेंट रेगुलर है तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो पहली हेडिंग जो आप लोग डालेंगे, जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, जो हमें पढ़नी है, वो आप डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of particles। classification of solids on the basis of arrangement of particles। 2 टाइप के हैं, एक हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे होते हैं एमॉर्फस। पहले आप इनको समझेंगे।
उसके बाद हम आगे बात करेंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों में क्या डिफरेंस है। जरा ध्यान से समझ लेना, बाद में हम आपको लिखाएंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl नाम का सॉलिड। NaCl नाम का कोई सॉलिड है, उसको अगर थॉरोली ऑब्जर्व किया जाए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व किया जाए, तो ये देखा गया है, ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया गया है। भाई NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिल करके बना होगा। Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, ऐसे ही Na पॉजिटिव होगा, फिर क्या आएगा, Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव, यहाँ पर हमने Cl नेगेटिव ले लिया, फिर है ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अगेन ये देखो, हमने पार्टिकल्स को एक लाइन में रखा, तो हम ये कहेंगे पार्टिकल्स का वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब हम इस डायरेक्शन में भी आ गए, एक लाइन, दूसरी रो हो गई, तीसरी रो में क्या होगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इस एक्सिस पे गए, फिर इस एक्सिस पे भी आ गए, तो ये 2D अरेंजमेंट हो गया। एग्री? तो ये एक प्लेन बन गया, ये ऐसे करके प्लेन बना। इस प्लेन के ऊपर हमने एक और प्लेन रखा, Na के ऊपर Cl, Cl के ऊपर Na, ऐसे करके 2 प्लेन आ गए, 3 प्लेन आ गए, 4 प्लेन आ गए। तो होगा क्या, पार्टिकल्स का पूरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिल जाएगा, या 3D नेटवर्क मिल जाएगा आपको। एग्री है? तो आप इसमें देखेंगे क्या, जो पार्टिकल्स हैं, जो उनका अरेंजमेंट है, वो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करता है, और वो पैटर्न क्या होता है, थ्रू आउट दी क्रिस्टल चलता है, पूरे सॉलिड में होता है। कहीं कहीं पर कुछ डेविएशंस होते हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो डिफेक्ट्स होते हैं, वो आपको अलग से पढ़ाए जाएंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए पहला पॉइंट यही बोला जाता है कि इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, रेगुलर होता है, मतलब वो किसी पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, वहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इर्रेगुलर होता है, मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। हो सकता है कि सॉलिड के इस हिस्से में थोड़ी देर के लिए कुछ पैटर्न चला, फिर दूसरे हिस्से में दूसरा पैटर्न आ गया, तो मतलब जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो रेगुलर नहीं होता है। अगर कोई अरेंजमेंट होता तो मैं आपको यहां बना के दिखाता भी, वो तो इर्रेगुलर है ना, तो आपको बना के नहीं दिखाया जा सकता। तो कुछ पॉइंट्स हम आपको पहले समझाते हुए चलेंगे, फिर हम आपको लिखाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट यही होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में यही बोलते हैं, सुनिएगा केवल, अभी लिखिएगा नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बोलते हैं इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो डेफिनिट और करेक्टरिस्टिक होती है। डेफिनिट का मतलब तो समझ गए होंगे ना, करेक्टरिस्टिक मतलब हर सॉलिड की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक होती है। तो यहां पर पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से यहां पर जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी वो कैसी होगी, डेफिनिट और करेक्टरिस्टिक। यहां पर इर्रेगुलर, ड्यू टू इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एक तो पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर है, बताइए। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए हम लोग बोलते हैं, इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कहा जाता है दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। कौन से सॉलिड्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। किस रेस्पेक्ट में, जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज का है, और वो ऑर्डर किसकी बात चल रही है, वो बात चल रही है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का ऑर्डर। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का ऑर्डर, जो भी अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो लंबी दूरी तक जाएगा, पूरे क्रिस्टल में जाएगा, थ्रू आउट द क्रिस्टल जाएगा, कहीं कहीं पे क्या होगा, डिफेक्ट मिलेगा। मतलब लंबी डिस्टेंस तक जाएगा ये अरेंजमेंट, फिर थोड़ा सा कहीं पे डिफेक्ट हो गया, क्योंकि परफेक्टली क्रिस्टलाइन कोई सॉलिड होता ही नहीं है, वो 0 केल्विन पे होगा, और 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, जो ये वाले होते हैं एमॉर्फस, इनको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। मतलब अगर कोई अरेंजमेंट है तो बहुत थोड़ा सा होगा, थोड़ी दूर तक होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो अरेंजमेंट बेकार हो जाएगा, एक नया अरेंजमेंट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? तो इनको अगर पूछा जाए ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स क्या है या शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स क्या है, इन बातों का मतलब समझ में आ गया आपको? ये जो टर्म्स यूज किए गए हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड और शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड, ये यूज किए गए हैं पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में। दूसरा पॉइंट ये होता है। तीसरा पॉइंट ये होता है, अगर इसको हम कट करें सॉलिड को किसी शार्प एज्ड टूल से, चाकू से, नाइफ से मतलब, तो इनकी जो कटिंग होती है वो बिल्कुल शार्प होती है क्या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है? भाई अगर ऐसा कुछ होता, ये हमने एक सॉलिड लिया, ये एटम है यहाँ पर,
फिर ये एटम है यहां पर ऐसे करके। तो जो काटोगे, डाल्टन ने कहा था एटम को तो आप काट नहीं सकते, तो यहां से तो कटिंग होगी नहीं, कटिंग कहां से होगी, यहां से होगी। क्लियर है? एमॉर्फस में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का कोई पैटर्न ही नहीं होता है। थोड़ी दूर तक ये अरेंजमेंट चला, ऐसे करके पार्टिकल्स हैं, फिर पता लगा यहां पे आ गए, ऐसे करके पार्टिकल आ गए। आप बात समझ पा रहे हैं? नहीं तो कटिंग पहले यहां होगी, फिर यहां आ जाएगी ऐसे करके। ये अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ये जो कटिंग होगी ये कैसी होगी, इररेगुलर होगी, रफ कह सकते हो। मतलब इनके कटने के बाद जो दो पार्ट्स बनेंगे उनकी जो एजेस और बाउंड्रीज होंगी वो कैसी होंगी, शार्प होंगी। और यहां पर जो एजेस और बाउंड्रीज होंगी वो शार्प नहीं होंगी, वो कैसी होंगी, इररेगुलर होंगी। ये एक पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प होता है, फिक्स्ड होता है। इस बात का मतलब क्या है, इनके लिए कहा जाता है इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, रेंज में होता है। किसका, एमॉर्फस का। देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वही पिघलने वाला टेम्परेचर तो है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है। अब इसमें अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर है। तो अगर सॉलिड का ये वाला हिस्सा, क्रिस्टल का ये वाला हिस्सा मान लेते हैं कि 500.1 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, तो ये वाला हिस्सा भी इसी टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा। पूरे क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट यही होगा, बिल्कुल शार्प है, फिक्स है। एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। एमॉर्फस में अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर तो है नहीं थ्रू आउट द क्रिस्टल, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स हैं। हो सकता है कि कहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो, स्ट्रांग, और कहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो, वीक। तो आपने हीट करना शुरू किया, तो जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर थे, कमजोर थे, वहां पर वो उसने सॉफ्ट होना स्टार्ट कर दिया। एग्री? हालांकि मेल्ट नहीं हुआ पूरी तरीके से, लेकिन वो सॉफ्ट तो हो ही जाएगा। कुछ हिस्सा पिघल गया तो सॉफ्ट हो जाएगा, और बाकी हिस्सा थोड़े और ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रेंज में होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 200 से लेकर के 201 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब शार्पनेस नहीं होती है मेल्टिंग पॉइंट में। ये बात समझ में आ गई? कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हमने क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस में, बताइएगा। पहला तो हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल शेप का, यहां पर कैसी होगी, डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक, यहां पर इर्रेगुलर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है और वहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं विद रेस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड। तीसरा हमने कहा था इनकी कटिंग शार्प होती है, व्हेन कट बाय शार्प एज्ड टूल। इनकी कैसी होती है, इर्रेगुलर, मतलब जो दो पार्ट्स बनेंगे वहां पर एजेस और बाउंड्रीज कैसी होंगी, बिल्कुल शार्प होंगी, यहां पर शार्पनेस नहीं होगी। नेक्स्ट हमने क्या बताया, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड या शार्प होगा, वहां पर मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, रेंज में होगा। एक और टर्म यूज होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं एन आइसोट्रॉपिक, और जो एमॉर्फस होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन में जो हम टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं एन आइसोट्रॉपिक, और एमॉर्फस में जो टर्म यूज करते हैं वो होता है आइसोट्रॉपिक। आइसो वर्ड का मतलब है सेम, आपने सुना ही होगा, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोन्यूट्रॉनिक, क्या होते हैं जहां न्यूट्रॉन्स कैसे हों, सेम। ट्रॉपिक वर्ड का मतलब है यहां पर मूवमेंट्स, बायोलॉजी वाले जानते होंगे, ट्रॉफिज्म, मूवमेंट होती है। अच्छा, ये कैसे हैं, एन आइसोट्रॉपिक, एन का मतलब होता है नॉट। क्या है जरा समझना पहले। एक्चुअली हम मान लेते हैं कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वो दो टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बना है, ये एमॉर्फस है। दो टाइप के पार्टिकल्स में एक ए है, फिर मान लो बी आता है, फिर ए है, फिर बी है, ऐसे करके बी है, यहां पर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर ए, यहां पर बी, ए और बी। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको प्रॉपर्टीज किसकी वजह से मिलेंगी, ए और बी दोनों की वजह से मिलेंगी। अगर आपने अपना मूवमेंट का एक्सिस चेंज किया, अगर आप इस डायरेक्शन से मूव किए तो आपको प्रॉपर्टीज किसकी वजह से मिलेंगी, केवल ए की वजह से। अगर आप इस डायरेक्शन से मूव किए तो आपको प्रॉपर्टीज किसकी वजह से मिलेंगी, बी की वजह से। तो एन आइसोट्रॉपिक मतलब नॉट सेम मूवमेंट, अलग अलग डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो प्रॉपर्टीज सेम
नहीं होती हैं। अलग अलग डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे इनसाइड द क्रिस्टल तो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी। अच्छा, यहां पर जो होता है वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, तो ये मान के चलते हैं कि यहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ये टर्म होते हैं यूज। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनको हम स्यूडो सॉलिड्स। ट्रू का मतलब तो समझ गए होंगे, सच्चे। स्यूडो सॉलिड्स का मतलब फॉल्स। स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। किसको? एमॉर्फस को। क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा और पूरा ये पॉइंट एक्सप्लेन भी करूंगा। फिलहाल के लिए आप क्या करें, आप पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लें। एक तरफ आप क्या डालें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक तरफ आप क्या डालेंगे, एमॉर्फस सॉलिड्स, और लिखना शुरू करें। पानी आया था, अच्छा ये रखा है। एक तरफ आप डालेंगे क्रिस्टलाइन और दूसरी तरफ एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में आप पहला पॉइंट लिखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे हम आपको यहां पर एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्रिस्टलाइन में लिखें, दे हैव डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइन में दे हैव डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप ड्यू टू regular arrangement of constituent particles. Due to regular arrangement of constituent particles. एमॉर्फस में क्या लिख देंगे उसके पैरेलली, irregular shape. irregular shape due to irregular shape due to irregular arrangement of constituent particles. irregular shape due to irregular arrangement of constituent particles. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, लिखो सेकेंड पॉइंट में, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज ऑफ लॉन्ग रेंज, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज ऑफ लॉन्ग रेंज। बताया था आपको ना, हेंस दे आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज्ड ऑर्डर्ड सॉलिड्स, हेंस दे आर कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। एमॉर्फस में लिखेंगे, एमॉर्फस में क्या आएगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। बाकी इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, जो उधर लिखाया है उसके बेसिस पे आप इलेबोरेट कर लेंगे। शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट होगा, क्लीवेज के बेसिस पे है, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन कट, क्रिस्टलाइन में लिखेंगे, व्हेन कट विद अ शार्प एज्ड टूल, व्हेन कट with a sharp edged tool they split into two pieces, they split into two pieces and the newly generated surfaces are plane and smooth. Newly generated surfaces are plain and smooth.
दैट इज देयर कटिंग इज शार्प, देयर कटिंग इज शार्प। समझ गए बेटा? उधर की तरफ क्या लिखोगे आप एमॉर्फस में? देयर कटिंग इज इररेगुलर, देयर कटिंग इज इररेगुलर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया था ना, देयर मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन में, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, दैट इज मेल्ट एट a fixed and characteristic temperature, melt at a fixed and characteristic temperature। amorphous में लिखोगे melting point is in range, melting point is in range। that is they gradually soften, SOFTEN, they gradually soften, they gradually soften over a range of temperature, over a range of temperature। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था? लिख लो, उसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे आपको। लिखो लिखो, क्रिस्टलाइन में लिखो, दे आर ट्रू सॉलिड्स। इस चैप्टर की सबसे बोरिंग हेडिंग यही है, इसके बाद इसमें इतना समझना है, इतनी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप बढ़िया से समझेंगे तो। क्या लिखा आपने? दे आर ट्रू सॉलिड्स। एमॉर्फस में दे आर pseudo solids और super cooled liquids, they are pseudo solids और super cooled liquids। क्यों होते हैं बताएंगे आपको। उसके बाद क्रिस्टलाइन में आखिरी पॉइंट लिखेंगे, they are anisotropic, they are anisotropic, that is properties are different in different directions, properties are different in different directions। और एमॉर्फस में क्या लिखेंगे? दे आर आइसोट्रॉपिक। बेटा जी ये पॉइंट आप निश्चित है भूल जाओगे, इसका मतलब क्या था। दैट्स वाई आप ये डायग्राम जरूर बनाएं, इस तरीके से लिखें, तो क्या होगा आपको फिर याद रहेगा। जब आप कभी दोबारा पढ़ोगे, मतलब रिवीजन करोगे, तो आपको याद आ जाएगा ये देख के। तो इसलिए बना लें इसको जरूर। बनाया? बनाने के बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। बेटा जी एग्जाम्पल्स लिखें।
क्रिस्टलाइन में सभी सॉल्ट्स आते हैं, सभी मेटल्स और एलॉयज आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। एक्चुअली नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा, वहां से और क्लियर होगा आपको। डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब एग्जाम्पल आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएंगे। इनफैक्ट जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, वहां से समझ में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमॉर्फस के एग्जाम्पल्स लिख लेना। प्लास्टिक, ग्लास, रबर। ऐसा है ना बेटा, एक चैप्टर है आपके यहाँ पॉलीमर, सेकेंड लास्ट चैप्टर है। जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर पॉलीमर्स जो होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल पॉलीमर्स। पॉलीथीन जैसे आपने सुना ही है ना, जहां पॉली लग जाता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं आपको बताया जाएगा। पॉलीथीन है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऐसे करके ना आते हैं सब। ये लगभग जितने भी पॉलीमर्स आप पढ़ोगे सबके सब क्या होते हैं, ये एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। हमने आपको एक पॉइंट लिखाया है। पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। तो ये क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा। देखो यहाँ से क्वेश्चंस क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाई आइसोट्रॉपी या एनआइसोट्रॉपी। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मेरे ख्याल से आपको अभी याद हो गया होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि इनको स्यूडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं, बताएंगे आपको अभी क्या होता है। बाकी आपसे क्लासिफिकेशन करवाया जा सकता है कि भैया सॉलिड का नाम दे दिया, प्लास्टिक बताओ क्या है, क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है, हो जाएगा ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको कम। बजे थ्योरी है पूरी की पूरी, हर पॉइंट को अगर हम केवल लिखा दें आपको, वो तो हर किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन उसको एलेबोरेट करना पड़ता है, एलेबोरेट करना ज़रूरी होता है। फार्मूला बना के कोई दे दो, फिर आपको क्वेश्चंस करने हो, वहाँ हमारी मेहनत कम होती है, आपकी ज़्यादा होती है, यहाँ हमारी ज़्यादा है। तो चलिए आप क्वेश्चन लिखिए, समझाते हैं आपको, ये टॉपिक ख़त्म करेंगे फिर। क्वेश्चन है वाई एमॉर्फस सॉलिड्स are called as pseudo solids or supercooled liquids. Why amorphous solids are called as pseudo solids or supercooled liquids. Pseudo solids और supercooled liquids. बेटा आंसर पहले लिख लो, फिर समझाते हैं आपको। आंसर है, लिखो, amorphous solids have property of flow. Amorphous solids have property of flow. Hence, they are called pseudo solids. Hence, they are called pseudo सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स। बेटा आपको एग्जांपल देते हैं, सुनो। ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, पता है आपको, अभी भी लिखाया हमने। होता क्या है, अगर कोई बहुत पुराना ग्लास विंडो है, विंडो में ग्लास लगाया जाता है, क्या बोलते हैं, ग्लास पेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या स्पेलिंग होती है, PANE। ग्लास पेन जो होता है ना, तो ग्लास पेन जो लगाया जाता है तब उसकी जो थिकनेस होती है वो टॉप टू बॉटम कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। लेकिन उसको जब बहुत साल के बाद देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये पाया गया है कि जो थिकनेस होती है ना ग्लास पेन की, वो बॉटम पे ज़्यादा हो जाती है एज़ कंपेयर टू टॉप। ऐसा क्यों हुआ, जब लगाया गया तो यूनिफॉर्म थिकनेस का था। ऐसा इसलिए हुआ कि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, और एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। हालांकि ये फ्लो लिक्विड्स की तरह नहीं होता है कि तेजी से पानी ढलान की तरफ या ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फ्लो कर गया। लिक्विड्स की तरह नहीं होता है, मतलब प्रॉपर्टी तो लिक्विड्स की तरह तेज नहीं होता है, प्रॉपर्टी तो वही है जो लिक्विड्स के अंदर है, फ्लो की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तो फ्लो की है लेकिन बहुत स्लो है।
तो वो थिकनेस ऊपर से नीचे की जो यूनिफॉर्म हुआ करती थी, नीचे थिकनेस बढ़ जाती है और ऊपर कैसी हो जाती है, थोड़ी सी कम। इसको होने में बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो है तभी तो थिकनेस चेंज हुई। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। कि मतलब लिक्विड में क्या होता है ना, पार्टिकल्स के अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी होती है। कहीं भी कोई भी पार्टिकल होता है, ऐसा मान के चलते हैं कि पार्टिकल कहीं भी कोई भी था, एकदम से क्या किया, उसको कूल कर दिया गया और ये क्या बन गया, एमॉर्फस सॉलिड बन गया। और एक प्रॉपर्टी फ्लो की है, लेकिन बहुत धीरे धीरे फ्लो करते हैं। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि स्यूडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहते हैं, तो क्या आंसर देंगे आप लोग? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। अच्छा, क्वेश्चन अगर इसका उल्टा पूछें, वाई द एंशिएंट ग्लास विंडोज आर थिकर एट बॉटम देन टॉप, तो क्या आंसर देंगे? बिल्कुल, एमॉर्फस तो आपको कहना ही पड़ेगा। आपको ये कहना होगा ग्लास इज एमॉर्फस सॉलिड, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, हेंस एंशिएंट ग्लास विंडोज बिकम, हो जाते हैं, थे नहीं पहले, बिकम थिकर एट बॉटम देन टॉप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। और फ्लो की प्रॉपर्टी कहां से आई? क्योंकि वो एमॉर्फस सॉलिड है। मतलब ये बात आपको बतानी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? आप कौन से स्कूल से हैं? आप क्या? अच्छा हाँ, बताया तो था आपने अभी यार। वो एक्चुअली इंटरनेशनल स्कूल है तो याद नहीं रहता जल्दी से। लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा। वाई एंशिएंट ग्लास विंडोज, वाई एंशिएंट ग्लास विंडोज आर थिकर एट बॉटम देन टॉप। क्या लिखेंगे आंसर? लिखिएगा, ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड, glass is an amorphous solid and it has property of flow, it has property of flow, hence ancient glass window या ग्लास पेन, जो भी आपने PANE, एंशिएंट ग्लास पेन becomes thicker at bottom than top। एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन लिखिएगा, क्या आपने कभी ये फील किया है, या मूवीज़ वगैरह में तो देखा ही होगा, कि जो बहुत पुरानी ग्लास विंडोज़ होती हैं उनमें मिल्की अपीयरेंस आती है, कहीं कहीं पे वो ओपेक हो जाते हैं, दूधिया कलर आ जाता है। देखा है? कहाँ देखा है? जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो करेक्टर ख़त्म होने लगता है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, बताते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, लिखिएगा। वाई एंशिएंट ग्लास विंडोज शो मिल्की अपीयरेंस, मिल्की अपीयरेंस। ध्यान देना बेटा। देखो, हम क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में बताएंगे, पहले हम एक चीज और बताते हैं। सिलिका की बात करें, SiO2, सिलिका क्रिस्टलाइन भी होता है और एमॉर्फस भी होता है, बताते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस तो तब मानेंगे जब वो सॉलिड स्टेट में होगा। अगर वो सॉलिड स्टेट में नहीं है तब थोड़ी ना मानेंगे क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। हमने क्या किया, सिलिका को मेल्ट करा लिया। मेल्ट कराने का मतलब क्या हुआ, वो कौन सी स्टेट में पहुंच गया, लिक्विड। तब थोड़ी ना कहोगे क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस। और वो लिक्विड कब होगा, जब टेम्परेचर कैसा होगा, हाई।
तो यहां पर हमने SiO2 ले लिया, मतलब सिलिका ले लिया, ध्यान दीजिएगा। और ये भी कौन सी स्टेट में है? लिक्विड है। और लिक्विड कब होगा? ये एट हाई टेम्परेचर। अब हमने क्या किया? टेम्परेचर को कम किया। टेम्परेचर को कम किया और कम करने की जो प्रोसेस है वो दो टाइप की रखी। एक बार तो हमने ऐसे कम किया, रैपिड कूलिंग करा दी। रैपिड कूलिंग का मतलब समझ पा रहे हैं? एकदम से हमने टेम्परेचर क्या किया? कम कर दिया। तो यहां पर जो सिलिका बनता है वो क्या होता है? एमॉर्फस सिलिका बनता है। और अगर हम यहां पर स्लो कूलिंग कराएं, मतलब कहने का ये हुआ कि टेम्परेचर जो हम कम करेंगे उसमें जो टाइम पीरियड है वो कैसा रखें? लंबा। स्लो कूलिंग ऑल्सो कॉल्ड एज, एक वर्ड आता है एनीलिंग। तो यहां पर जो बनता है वो क्रिस्टलाइन सिलिका बनता है। ध्यान देना, ऐसा क्यों हुआ? मोल्टेन स्टेट में था, आपने अचानक से टेम्परेचर कम कर दिया, पार्टिकल्स जहां पर थे वहीं पे रुक गए, एडजस्ट हो गए, कोई रेगुलर अरेंजमेंट हो नहीं पाया वहां पे। क्रिस्टलाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं और ऑटोमेटिकली अपने आप अरेंज होते हैं। यहाँ पे जब आपने स्लो कूलिंग कराई तो पार्टिकल्स को अरेंज होने का टाइम मिल गया और उन्होंने क्या बनाया? क्रिस्टलाइन सिलिका बनाया, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज भी नाम होता है इसका। तो बेटा अब अपने क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या था कि हाँ, ये कॉपी कर लेना, सुन लो पहले। अच्छा, कॉपी कर ही लो पहले, फिर बताते हैं। हाँ, तो बेटा क्या हुआ, अपने क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, जो ग्लास होता है वो सिलिकेट्स ही होते हैं, उसमें ज़्यादातर पार्ट क्या होता है? सिलिका ही होता है ग्लास में। जो ग्लास होता है बेसिकली वो एल्कली मेटल्स का एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, मतलब एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स और साथ में क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स। ध्यान दें बेटा, ग्लास की एक इनबिल्ड प्रॉपर्टी है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है। हालांकि आपने कलर्ड ग्लासेस भी देखे होंगे, वो तो कलर्ड बनाए जाते हैं। अगर हम एक नॉर्मल सिंपल ग्लास की बात करें तो उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसपेरेंट होना, राइट? अब ग्लास ट्रांसपेरेंट था। अब अगर कोई एंशिएंट ग्लास है, बहुत पुराना है, विंडो में लगा हुआ है, तो उसने बहुत सारे दिन देखे हैं, बहुत सारी रातें देखी हैं, राइट? ड्यूरिंग डेज स्लो हीटिंग हुई और ड्यूरिंग डेज क्या हुआ? स्लो कूलिंग हुई। मतलब क्या हुआ? एनीलिंग हुई ना। स्लो हीटिंग से पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर गए, फिर स्लो कूलिंग से पास पास आए और वो अरेंजमेंट कैसा होने लगता है? वहाँ पर रेगुलर होने लगता है। रेगुलर अरेंजमेंट होने से उसमें क्रिस्टलाइन करेक्टर्स आ जाते हैं और क्रिस्टलाइन करेक्टर्स आने की वजह से क्या होता है? वो ओपेक हो जाता है या वो मिल्की अपीयरेंस शो करता है। देखो, यहाँ पर दो चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। एक कि वो जो एमॉर्फस था ग्लास वो ट्रांसपेरेंट था और क्रिस्टलाइन करेक्टर्स आने की वजह से कैसा हो जाता है? ओपेक। आपको जो आंसर देना है वो ये देना है कि क्रिस्टलाइन होने लगा। क्यों? ड्यू टू स्लो हीटिंग और स्लो कूलिंग की वजह से। बात समझ में आ गई? तो यही आपको आंसर देना है। यहाँ पे लिखें, क्वेश्चन लिख लिया था, आंसर में क्या लिखेंगे? ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। फुल स्टॉप के बाद ड्यूरिंग डेज स्लो हीटिंग एंड ड्यूरिंग नाइट्स स्लो कूलिंग takes place. During days slow heating and during nights slow cooling takes place, due to which crystalline characters are generated, due to which
crystalline characters are generated and glass shows milky appearance. Glass shows milky appearance. तो बेटा टॉपिक क्लियर हो गया ये वाला। अब है क्या, एक क्लासिफिकेशन हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, वो केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। और वो टॉपिक खत्म करने के बाद इन दोनों टॉपिक्स के, ये वाला क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन, दोनों के क्वेश्चंस को हम लोग एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहीं पे, एनसीईआरटी आपको घर पे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, भूल जाओ। वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हम यहीं पे आपके कवर करा देंगे। और बाकी जो हमारा असाइनमेंट होगा उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होंगे और बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको पता होगा ना, पैटर्न चेंज हो गया तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो असाइनमेंट पूरा उसी पे बेस्ड होगा। बाकी अगर आप बुक लेना चाहते हैं कोई रेफरेंस बुक तो आप ले सकते हैं प्रदीप्स केमिस्ट्री, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी है, मतलब इसमें क्वेश्चंस का लेवल, थ्योरी का लेवल थोड़ा अच्छा है और बाकी किताबें कुछ थोड़ी हल्की हैं, तो ये आप ले सकते हो। मेरा कोई कमीशन नहीं बंधा हुआ है प्रदीप्स वालों से, बस मुझे अच्छी लगती है तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली समझ में आ गया होगा टॉपिक। चलिए।